हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीजीटी केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, बट मुझे वो उतना ज़्यादा मेथड इफ़ेक्टिव नहीं लगा कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर और ऐसे ही बता दूं। तो मुझे लगा कि इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैंने आप क्वेश्चंस के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी देने की कोशिश की है। उससे मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये देखिए, ये नीचे मैंने अपने से सारे क्वेश्चंस जो भी बनाए हैं उन सब को सॉल्व किया है और उन सब के आंसर भी बताए हैं आपको, क्योंकि आप जब डिटेल्ड में कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आपको देर तक याद रहेगी और सिर्फ आंसर बता देने से आपको वो कम समय तक याद रहेगा। और बहुत ज़्यादा सिर्फ आप आंसर रटने वाले जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन जहाँ जहाँ रिएक्शंस हैं वहाँ बताने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे लगा कि ये मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो रही हो, वीडियो समझने में प्रॉब्लम आ रही हो कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या आपको विजिबिलिटी कम है, और सारे पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। और उस पीडीएफ को अगर आप अपने पास रख लेंगे फ़ोन में तो आप उसको अपने से भी कई बार देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वीडियो को स्पीड पे, डबल स्पीड पे करके आप उसको कई बार देखेंगे तो डेली अगर आप 2 बार एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको आराम से क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में कर ले जाएंगे, बहुत समस्याएं उसमें नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस हैं ऊपर, और उसके बाद जब क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे 33 क्वेश्चंस, 38 क्वेश्चंस टोटल है मैंने लिए हैं आज, और उसके बाद उन सभी का सॉल्यूशन मैंने नंबर वाइज दिया है। तो आपके लिए बहुत इजी होगा उसको समझना भी और मुझे समझाना भी, और आपको भी अच्छा लगेगा। और ज़्यादा लेट ना करते हुए अब मैं सबके एक बार सॉल्यूशन आपको और सबको सॉल्व कर देता हूँ, बता देता हूँ। उसके बाद आप अपने से कई बार उसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ईज़िली आप क्वेश्चंस को लगाना बहुत ज़रूरी है। आप थ्योरी चाहे जितना पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता नहीं है। आप पढ़ते समय कहीं और दिमाग भी चला जाता है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वही क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे एग्ज़ाम में तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, दूसरा है बॉस प्रोसेस, तीसरा है लेंस प्रोसेस, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसके तीनों आंसर सही हैं। ये तीनों मेथड हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के ही हैं, और इन तीनों मेथड्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश किया है, ये नीचे दिया हुआ है। तो इन तीनों को, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर से कैसे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, बोस प्रोसेस से कैसे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, और लेंस प्रोसेस से कैसे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, ये तीनों मेथड मैंने बताए हैं। मेरे किसी व्यूअर ने कहा था कि सर आप एक बार आप पीडीएफ ज़रूर जो भी लिखा रहे उसको पढ़ दिया करिए पूरा, तो मैं इसीलिए यहाँ पे लिख के और ख़ुद पढ़ के सब बता दूँगा आपको, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप ईयरफोन अगर लगा के 2-3 बार सुन भी लेंगे तो आपको प्रिपेयर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर करते हैं तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसकी जब वाटर एसिड इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो कंडक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है कि वाटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो एसिड जनरेट्स क्या करेगा, फिर जब वाटर टूटेगा तो H+ और OH- में टूट जाएगा, जहाँ से हमें हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बहुत ईजी प्रोसेस है। तो इसमें लिखा है, ड्यूरिंग दिस द आयंस इन द वाटर इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, ड्यू टू विच द decomposition of water starts, the acid generates H+ ions and OH- ions, the hydrogen getting formed at the cathode on reaction with H+ ions। ओके फ्रेंड्स, दूसरा प्रोसेस है बोस प्रोसेस। बोस प्रोसेस से कैसे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, ये थोड़ा सा कॉमन नहीं है, तो ये ज़रूर याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है। हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के लिए बोस और लेंस का फॉर्मेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे प्रोसेस में देखिए, ये कैसे बनता है बोस के फॉर्मेशन, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। यूज टू प्रिपेयर डाई हाइड्रोजन कॉमर्शियली। इससे बोस प्रोसेस से हम लोग क्या फॉर्मेशन करते हैं, डाई हाइड्रोजन, वो भी कॉमर्शियली रूप में। तो इन दिस प्रोसेस वाटर गैस का फार्मूला सबको पता होगा, CO+H2। ये किससे बनता है, कोल एंड वाटर से, एट 1270 केल्विन पे। और जब हम वाटर गैस लेते हैं और इसको मिक्स करते हैं स्टीम और 2 टाइम्स,
और इसका स्टीम पास करते हैं, और कैटलिस्ट इसमें हम यूज़ करेंगे Fe2O3। तो इसके प्रेजेंस में एक प्रमोटर लेंगे Cr2O3 या थोरियम ऑक्साइड, और 773 केल्विन पे ये प्रोडक्ट देगा आपका CO2 एंड H2। तो ब्रोस प्रोसेस आप याद रखिए कि ब्रोस प्रोसेस में हम एक तो वाटर गैस यूज़ करते हैं। वाटर गैस से किससे फॉर्मेशन करते हैं? हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन के फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। और तीसरा है लेंस प्रोसेस। और लेंस प्रोसेस में देखिए क्या लिया हमने, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, तो ये बना गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2। लेंस प्रोसेस बाय नेम इसको याद रखिएगा कि ये हाइड्रोजन बनाने का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हम आते हैं फ्रेंड्स, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉमर्शियली हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अभी हमने देखा था कि वाटर गैस से जो है हाइड्रोजन जो है कॉमर्शियली फॉर्म होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। फिर तीसरा प्रोसेस है कि विच इज़ द सोर्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, कैसे वो बनता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इन 4 में आपका पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। जिंक प्लस डाइल्यूट HCl से और CH3OH प्लस Na, इन दोनों का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमें नेसेंट का फॉर्मेशन होता है, और ये रिएक्शन मैंने लिख दिया है। और नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इसकी रिएक्शन मैंने लिख दी है कि कैसे नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों प्रोसेस आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है नेसेंट हाइड्रोजन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेसेंट हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन के और एटॉमिक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी यहाँ एटॉमिक हाइड्रोजन की है, फिर नेसेंट हाइड्रोजन की है, और फिर जो है हाइड्रोजन की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 गिव्स। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे 50% H2SO4 का, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? तो ये बनाता है आपका H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका हमने रिएक्शन लिख दिया है H2SO4 का। तो H2SO4 का जब हम क्या इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है। ये कॉमर्शियल एक तो प्रिपरेशन है कि H2O2 की, और H2SO4 का जो है H2O2 2- प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और फिर इसी का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये याद रखिएगा आप कि 50% जब H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये H2O2 बनता है। फिर हम आते हैं लेंस प्रोसेस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ। तो ये हमने अभी पहले ही डिस्कस कर लिया था, 5वां क्वेश्चन, कि लेंस प्रोसेस किसका प्रिपरेशन करते हैं। लेंस प्रोसेस से जो है हाइड्रोजन का प्रिपरेशन होता है, ये भी हमने पहले ही आपको बता दिया था। और वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है? तो आपको पता है कि वाटर गैस क्या होता है, CO प्लस H2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। नीचे मैंने सब एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स, आप जब PDF टेलीग्राम से लेके आप उसको देख लीजिएगा। जहाँ यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ रही है मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और अदरवाइज़ हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। फिर 7वां क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन द न्यूक्लियर स्पिन्स रेस्पेक्टिवली आर। तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन में न्यूक्लियर स्पिन कैसा होता है? तो ऑर्थो में पैरेलल होता है और पैरा में अपोजिट होता है, और ऑर्थो ज़्यादा स्टेबल होता है पैरा से, ये हमको पता है। और अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं नीचे जो मैंने लिखा है। द ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल द स्पिन ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई आर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब सेम डायरेक्शन में तो पैरेलल, और इट मीन्स पैरेलल, एंड इन पैरा हाइड्रोजन द न्यूक्लियाई आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा A, पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ एक नोट किया गया है कि ऑर्थो फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन पैरा फॉर्म एट एंड अबव रूम टेम्परेचर, और वेयर एज एट लो टेम्परेचर पैरा फॉर्म इज़ मोर स्टेबल। तो लो टेम्परेचर पे जो है पैरा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, और जनरली आपका रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर हमारा 8वां क्वेश्चन है हाइड्रोलिथ। व्हेन हाइड्रोलिथ इज ट्रीटेड विथ वाटर इट यील्ड्स। तो जब हाइड्रोलिथ जो होता है हमारा, हाइड्रोलिथ क्या होता है? हाइड्रोलिथ किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्राइड को। पहले ये आप नोट कर लीजिए, हाइड्रोलिथ होता है कैल्शियम हाइड्राइड। तो कैल्शियम हाइड्राइड
को जब हम ट्रीट करते हैं वाटर से तो ये हमें क्या देता है, ये हाइड्रोजन बनाता है। तो ये डाई हाइड्रोजन गैस निकालता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन अकेले तो स्टेबल रहे नहीं, डाई हाइड्रोजन का फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये देखिए कैल्शियम हाइड्राइड प्लस वाटर, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2H2, यहाँ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हाइड्रोलिस से भी हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए 4 प्रोसेस हो गए जो मैंने आपको बताए हैं हाइड्रोजन के फॉर्मेशन से। और ये चैप्टर मैं आपको हाइड्रोजन ही पढ़ा रहा हूँ, और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे, वाटर पे, इन सब पे मिला के दे देंगे कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने चाहिए। और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिटरमाइन वेदर द गिवन कलर लिक्विड इज़ वाटर और नॉट। तो इसका ऑप्शन है, पहला है मेल्टिंग, दूसरा है टेस्टिंग, तीसरा है फिनोल्फ्थालीन, और चौथा है एडिंग अ पिंच ऑफ एनहाइड्रस CuSO4। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर्थ, एडिंग अ पिंच ऑफ एनहाइड्रस CuSO4। तो क्योंकि कलरलेस एनहाइड्रस CuSO4 बिकम्स ब्लू ऑन रिएक्शन विथ वाटर, तो यही इसकी प्रॉपर्टी है। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। जब मैं PDF दूंगा तो वहाँ आपको ज़्यादा इजी रहेगा, आप अपने से एक बार PDF निकाल लीजिएगा या अपने से नोट कर लीजिएगा मोबाइल में, तो ज़्यादा इजी रहेगा। अभी मैं देख देख के आपको क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिटरमाइन, 9वां क्वेश्चन है 9 नंबर, गिवन द कलरलेस लिक्विड इज़ वाटर और नॉट। तो इसका आंसर है एडिंग अ पिंच ऑफ एनहाइड्रस CuSO4, क्योंकि ये ब्लू कलर दे देता है। ये मैंने नीचे अभी आपको सॉल्व कराया है। फिर 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें सेलेक्ट में मैं क्या बोलते हैं राइट आंसर है, बस वही डिस्कस करूँगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, OH बॉन्ड इज़ वीकर देन OD बॉन्ड। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा OH बॉन्ड इज़ वीकर देन OD बॉन्ड। तो क्योंकि हमने इसका जो है अभी ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हैवी वाटर का, मतलब D2O का, ये ज़्यादा होता है नॉर्मल वाटर से। तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है OH बॉन्ड की वाटर में इज़ लेस होती है देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ OD बॉन्ड इन हैवी वाटर। और आल्सो बॉन्ड लेंथ ऑफ OH इज़ ग्रेटर देन OD, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसकी जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये बहुत सी कॉमन सी बात है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। फिर हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, 11वें क्वेश्चन पे फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। पहले हम क्वेश्चन दिखा दें आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। पहला है लिथियम हाइड्राइड इज़ थर्मली मोर स्टेबल देन सीजियम हाइड्राइड। दूसरा है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज़ अबाउट 1/14 ऑफ दैट ऑफ एयर। तीसरा ऑप्शन है एटॉमिक हाइड्रोजन इज़ मच मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, क्या बोलते हैं 11वें का। तो 11वें में देखिए सबसे पहला पूछा है लिथियम हाइड्राइड इज़ थर्मली मोर स्टेबल देन सीजियम हाइड्राइड। तो स्टेबिलिटी क्या होता है, जब साइज़ बड़ा होगा कैटायन का तो वैसे वैसे लैटिस एनर्जी ऑफ द हाइड्राइड क्या होती है, कम होती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल कौन सा हो जाएगा, लिथियम जो ज़्यादा छोटा है उसको ज़्यादा मजबूती से पकड़ा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा लिथियम हाइड्राइड, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, ये है इसका ऑर्डर। तो ये आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखिएगा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज़ बढ़ेगी, इस वजह से क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी कम होगी। दूसरा ऑप्शन था डेंसिटी ऑफ H2 इज़ अबाउट 1/14 ऑफ दैट ऑफ एयर। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, हाइड्रोजन हैज़ ओनली अबाउट 7% ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर, मेकिंग इट मच लेस डेंस देन एयर। सो एयर इज़ यूजुअली कंसिडर्ड टू बी 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। ये एक्सप्लेनेशन हो गया इसका, जो आपका एयर है वो 16 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन से। फिर आपको तीसरा ऑप्शन है एटॉमिक हाइड्रोजन इज़ मच मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। तो ये हमने पहले ही बता दिया था आपको कि रिएक्टिविटी ऑर्डर
हाइड्रोजन का कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्टिव है, फिर नेसेंट हाइड्रोजन है, फिर H2 है, तो ये उसी का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। फिर हम आते हैं 12वें क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। 12वें क्वेश्चन में दिया है व्हेन सेम अमाउंट ऑफ जिंक, ये आप देख लीजिए, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ जिंक इज treated separately with excess of sulfuric acid and excess of sodium hydroxide solution, the ratio of volumes of hydrogen evolved is। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हो जाएगा 1:1 और इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए। 12वें का सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है, PDF मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो 12वें में देखिए क्या क्या रहा है कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, तो एक में देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पहले रिएक्शन किया है, फिर H2SO4 के साथ, तो दोनों में क्या बन रहा है, एक एक मोल के ही बन रहे हैं। तो इन बोथ द रिएक्शन 1 मोल ऑफ H2 इज इवॉल्व, हेंस द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व इज 1:1। ये रिएक्शन है आपके सामने और दोनों में 1 मोल ही बन रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:1। फिर तीसरा है सिंपल सा रिएक्शन है CH3D + Cl2, इसका लाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे 1 मोल में, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा CH2DCl। ये बहुत इजी से था। फिर इसका अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 14वें पे। 14वां क्वेश्चन पूछा है, ये फिर से वही रिपीट किया गया है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, H2, D2, H नेसेंट, H एटॉमिक। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 14वां क्वेश्चन है ये, 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। अभी हमने पढ़ा है कि एटॉमिक वाला ज़्यादा आपका रिएक्टिव होता है। फिर 15वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। व्हेन 50% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग अ करंट ऑफ हाई डेंसिटी एट लो टेम्परेचर, देन मेन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर। तो इसका आंसर हम बताएंगे आपको। इसका आंसर है H2 एंड पर ऑक्सीड डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, इसका मैंने सॉल्व किया है 15वें का नीचे। तो उसके बगल में एक्चुअली लिखने में प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं वहीं लिख देता सेम। अगर आगे कोशिश करूँगा कि इससे भी बेटर कुछ किया जाए, जिससे कि आपको ऊपर नीचे जो हो रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अभी 2-4 दिन थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा मैटर देने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। डेली 100 क्वेश्चन मेरा टारगेट है कि डेली हर चैप्टर से आपका PGT लेवल के एग्ज़ाम के 100 क्वेश्चन मुझे कराने हैं विथ एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपको अच्छा लगे और आप मेरे चैनल को फॉलो करें। तो इसका रिएक्शन देखिए क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड का हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइज कराया है, तो ये 2H+ और +2HSO4- पे टूटा है। फिर कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा देखिए क्या बनता है, हाइड्रोजन और परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन मैंने लिख दी है और आप एक बार करेंगे तो हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है इसमें। फिर 16वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाई, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग हाइड्राइड्स के बारे में आ गए हैं पढ़ने पे। तो इंटरस्टिस सभी हाइड्रोजन के चैप्टर में ही दिया है, हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड, वाटर, ये सब हाइड्रोजन चैप्टर में है। हाइड्रोजन चैप्टर जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हैं मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। इसी तरह P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, पूरा इसी तरह से हर चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। और उसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसका मैं PDF बना के दूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत ईजी रहे, क्योंकि पूरी बुक पढ़ना और उसको फिर बार बार रिवाइज़ करना मुश्किल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही एक मात्र सहारा है कि आप आगे निकल पाएँ और लोगों से। तो 16वां क्वेश्चन है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाई। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है D ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्या होते हैं और ये किससे सिमिलरिटी शो करते हैं, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिख दिया है। तो मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं इन्हीं को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। और दे आर फॉर्म्ड बाई हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन और कोई मेटल रहेगा तो ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बना लेंगे। और ये किसके साथ बनाते हैं, ये है D ब्लॉक और F ब्लॉक के साथ। और किसके साथ नहीं बनाते हैं, तो जो ग्रुप 7, 8 और 9th ग्रुप के जो मेटल हैं उनके साथ ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, यही याद रखना है हमें। और इसके बाद देखिए आपको सारे क्वेश्चन कितने इजी लगेंगे। अभी मैं इसके बाद जो हाइड्राइड्स वाले आएंगे क्वेश्चन
अब आप देखिए बिना इस इतने सी ही एक्सप्लेनेशन से आप कितने क्वेश्चन कर लेंगे। हम लोग 17वें क्वेश्चन पे आते हैं कि द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्राइड ग्रुप। तो हमने अभी पढ़ा है कि डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड। तो इसमें क्या है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, तीनों डी ब्लॉक के हैं। तो ये हो गया आंसर 17वें का तीसरा, एकदम ईजी। फिर हम लोग 18वें पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब आप इसमें देखो कि इसमें डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, तो ये है कॉपर हाइड्राइड, तो इसका आंसर 2 हो गया। इसमें आपको देखिए कुछ भी नहीं करना है, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसीलिए मैंने लिखा है कि जिससे उस एक्सप्लेनेशन की वजह से आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर मैं सिर्फ आपको आंसर बताता चलता तो आप, मुझे लगता है कि फिर आप उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते। अब आप क्या है कि बहुत से क्वेश्चन जो घुमा फिरा के ही पूछेगा तो आप उसको करने में अच्छा फील करेंगे और आराम से कर ले जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो अभी हमने इसको देखा है कि ये मेटेलिक हाइड्राइड वही हैं जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मैं देख लेता हूँ कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है कि नहीं है, तो वही ये जो अभी मैंने बताया है आपको, तो यही है मेटेलिक हाइड्राइड्स। और मेटेलिक हाइड्राइड्स में हमने देखना है कि इसका जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट का होता है, कोवैलेंट इन नेचर होता है इसका बॉन्ड। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज स्लोड डाउन बाय। ये तो कई बार हम लोग पढ़े हैं कि जब बम्बार्डिंग होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में तो हम उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, किसकी छड़ें लगाते हैं और क्या यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग को सबको पता है कि इसमें हम हैवी वाटर D2O का यूज़ करते हैं, क्योंकि D2O जो है स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके फ्रेंड्स, फिर एक क्वेश्चन है कि हैवी वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट। तो जो हैवी वाटर की जो मैक्सिमम हमने तो जो है वाटर का तो हमने देखा है कि उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पे पूछा है आपसे हैवी वाटर का। तो इसका आंसर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 11.6 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इट इज़ अबाउट 11% हैवियर देन ऑर्डिनरी वाटर। द डेंसिटी ऑफ हैवी वाटर एट 298 केल्विन इज़ 1059 ग्राम पर ml। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, हैवी वाटर इज़। तो हैवी वाटर क्या है, हैवी वाटर क्या होता है, D2O, ये तो हमें पता ही है। फिर 23वें क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए। 22 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। हैवी वाटर क्या होता है, D2O होता है। हैवी वाटर की डेंसिटी कितने पे मैक्सिमम होती है, 11.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज स्लोअर डाउन बाई, ये हमने अभी देखा कि ये होता है हैवी वाटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम 23वें क्वेश्चन पे आते हैं। हैवी वाटर इज कॉल्ड एज हैवी बिकॉज इट इज़। तो इसको क्यों, हैवी वाटर को हैवी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड होता है ड्यूटीरियम का। ओके फ्रेंड्स, तो मैं देख लेता हूँ इसका कुछ एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है मैंने, तो मैं आपको बता दूँ। तो इसमें का एक्सप्लेनेशन है, हैवी वाटर हैज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ that are like those of ordinary water, but heavy water is 10% heavier and has higher freezing and boiling point। तो आप इसको 1-2 बार अगर आप रीड कर लेंगे तो आप बहुत ईजिली कर लेंगे फ्रेंड्स। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ अवेलेबल कराऊँगा। मेरे पास बहुत ही अच्छा कंटेंट है क्वेश्चंस का और आंसर्स का और PGT लेवल का। तो अगर ये सब आपको मिल जाएगा तो थोड़ा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोथ कैटायंस एंड एनायंस इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हार्ड वाटर बाय यूजिंग। तो ये मैंने आपको जब पढ़ाया था हाइड्रोजन उस समय बताया था कि हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, और इसमें कैसे इसकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस, कैसा मतलब हार्डनेस दूर करते हैं। जैसे जो टेम्परेरी रहता है उसको तो बॉयल करके हम हटा देते हैं, लेकिन जब परमानेंट रहता है तो कैसे हटाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बी, दूसरा है, और ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज। तो ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज में देखिए क्या होता है, सर्टेन सिंथेटिक ऑर्गेनिक एक्सचेंजर्स आल्सो कॉल्ड आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर इवन सुपीरियर टू जियोलाइट्स सिंस दे कैन रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ कैटायंस एंड एनायंस।
present in hard water, the resulting water is called demineralized water or deionized water and it is a good as distilled water। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप एक बार एक्सप्लेनेशन अपने से भी पढ़ लीजिएगा। फिर हम अब आते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो H2O2 किसकी तरह एक्ट करता है? अब आप एक बार क्वेश्चंस देख लें। हम लोग 25 क्वेश्चंस पे आ गए हैं। 25th क्वेश्चन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एक्ट एज, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है कि सभी है? तो H2O2 की जो प्रॉपर्टी होती है जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ब्लीचिंग तीनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो हम अब 25वें क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो H2O2 कैन बी रिड्यूस टू H2O एज वेल एज इट कैन बी ऑक्सीडाइज। यहाँ देखिए H2O2 क्या कर रहा है, H2O को जो है रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है तो उसे हम डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन भी बोलते हैं। और इट सेल्फ गेट और ये अपने आप को भी गेटिंग रिड्यूस टू H2O as well as it can act as reducing agent by getting oxidized to O2, therefore it can act as oxidizing as well as reducing agent। ठीक है फ्रेंड, तो H2O2 किसकी तरह यूज़ होता है? ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ब्लीचिंग एजेंट तीनों की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू वाइट्रियोल सोर्स प्रेजेंस ऑफ। जो ब्लू वाइट्रियोल होता है, ब्लू वाइट्रियोल का पहले तो आप कॉमन नाम जान लीजिए, ये होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट CuSO4 पेंटाहाइड्रेट 5H2O। तो जिसमें 5 जो वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं। जब आप इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, मैं इसका फ्रेंड स्ट्रक्चर नहीं बना पाया इसमें, सॉरी छूट गया, जबकि मैं सोचा था कि मैं बना दूंगा। तो इसका जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें से 5 H2O में से 4 H2O तो अमोनिया हटा लेता है, शायद एक नहीं रहता। इसका स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ब्लू वाइट्रियोल होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है और इसमें जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तीनों टाइप के बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ यूज्ड एज। तो अभी हमने इसको देखा है कि ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग दोनों की तरह होता है। ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन था? 27वां क्वेश्चन था। आप एक बार क्वेश्चन देख लें। 27वां क्वेश्चन हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज्ड एज। अभी हमने इसको, ये पहले भी आया H2SO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ब्लीचिंग, ये तीनों था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 H2O2 इज़ मैन्युफैक्चर्ड दीज डेज। तो H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है थर्ड वाला, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4। तो सबसे पहले हम आके इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका रिएक्शन जो है कैसे होता है 28वें का। तो ये इसका रिएक्शन है कि इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं H2SO4 का तो ये फॉर्मेशन करता है H2O8 2- + 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। फिर यही H2O8 2- इसका फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बनाएगा हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये इसका प्रोसेस है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, ये आप देख लीजिएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O2 रिस्टोर्स द कलर ऑफ ओल्ड लेड पेंटिंग्स ब्लैकेंड बाय द एक्शन ऑफ H2S गैस बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑक्सीडाइजिंग लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट। क्योंकि H2O2 क्या करता है, H2O2 इज़ यूज टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग और लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड को क्या करता है, अमोनियम ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये लेड सल्फेट बना देता है जो कि वाइट कलर का होता है। तो लेड सल्फाइड जो है ये तुम्हारा बन जाएगा, आपका बन जाएगा लेड सल्फेट। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। फिर है इन द रिएक्शन, ये फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इसको ऊपर 30 क्वेश्चंस को। इसका मैंने रिएक्शन सॉरी लिखा नहीं या पता नहीं कैसे छूट गया है, जो भी है। तो इसमें हमें पूछा है कि H2O2 कैसा रिएक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में। ये तो हमें पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग कैसे दोनों तरह से पता होता है। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है। और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया लगता है, या छूट गया, मैं मिस कर गया हूँ। तो मैं इसको अगले वीडियो में दे दूँगा, अलग से नोट करा दूँगा आपको।
अभी के लिए। आप इसका आंसर पता कर लीजिए। आंसर है इसका ए है, 30 का ए है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है ये। फिर 31st क्वेश्चन पे हम आते हैं फ्रेंड्स। तो डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कैन बी स्लोड डाउन बाई एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विच एक्ट एज इनहिबिटर। इसका आंसर हो जाएगा इनहिबिटर। तो इसके 4 ऑप्शन थे, स्टॉपर, इनहिबिटर, डिटेनर, प्रमोटर। तो इनहिबिटर्स क्या होता है? इनहिबिटर जो होता है वो ऑल्सो कैटलिस्ट बट दे स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड निगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम किसी रिएक्शन में क्यों यूज़ करते हैं? जब हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, रिएक्शन फास्ट होती है। तो लेकिन यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इनहिबिटर है तो कैटलिस्ट, लेकिन ये निगेटिव कैटलिस्ट है। ये इसके रिएक्शन को स्लो कर रहा है, क्योंकि कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को बढ़ाना, ना कि स्लो करना। इसलिए इनहिबिटर जो है ये आपका निगेटिव कैटलिस्ट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, H2O2 से एक रिएक्शन दी है, H2O2 से फॉर्मेशन होता है H2O प्लस O2 का। तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें हो क्या रहा है। ऑप्शन से इसके पहले हैं 32 क्वेश्चन, एक बार आप देख लीजिए तब आपको रिएक्शन सही रहेगा। यहाँ पे 32 क्वेश्चन है, H2O2 H2O प्लस O2। तो दिस रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ H2, रिडक्शन ऑफ H2O2 और डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये अभी बहुत कॉमन एग्जांपल है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो 1 मोल ऑफ H2O2 है ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ऑक्सीजन, एंड सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 क्या हो रहा है? इज रिड्यूस टू वाटर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है H2O2 का, इसलिए ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी 4-5 क्वेश्चन्स और छूट गए हैं, तो आंसर तो मैं बता देता हूँ बट मैंने उसको सॉल्व नहीं किया है। और 38 जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2O ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप याद रखिएगा। 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आंसर है 3। और H2O एंड H2O2 रिजेंबल्स इन, तो इन दोनों का जब आप हाइड्रोजन निकालें, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इनका ऑक्सीजन का, तो ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा। और फ्रेंड्स अभी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, तो इसको मैं नेक्स्ट उसमें वीडियो में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है। इसको अपलोड करने में फिर प्रॉब्लम होगी, आधे घंटे से ऊपर का हो गया है। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, जिससे मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूँ, और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए जो भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, समझाने में, या आप मतलब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बोर्ड पे ही आ जाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा, और सारा क्वेश्चंस आपको सामने कराऊँ, तो लिख के अपने सामने से, क्योंकि ऐसे अपलोड करने में बहुत टाइम भी लगता है। तो मैं कुछ करता हूँ, तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, जिससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं सारे PDF दे दूँगा। और आप एक बार इसको पूरा एक बार अपना एक बार जैसे आप वीडियो देख लीजिएगा पूरा, और स्पीड बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो जो है बहुत जल्दी 10 मिनट में ख़त्म हो जाए आपके, तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लें। और आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और एक बार